बोल दे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं पाल चित्रकला शैली। पाल चित्रकला शैली में हम लोग देखेंगे कि पाल शैली का विकास किस तरह से हुआ, उसके शासक कौन कौन थे और उनके द्वारा जो है किस प्रकार से पाल चित्रकला शैली का विकास किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, विकास के क्रम से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विकास देखते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए। पाल चित्रकला शैली, और इस शैली के बाद हम लोग विकास देखते हैं कि इस शैली का विकास किस तरह से हुआ, कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम विकास देखते हैं। इसका विकास जो है नाग शैली से होता है। इसका विकास नाग शैली से होता है। और इसका जन्म के बारे में देखा जाए तो जन्म बंगाल में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। और यदि समय को देखा जाए, समय इसका देखा जाए तो ये 7वीं 8वीं सदी इसके जन्म को माना गया है, 7वीं 8वीं सदी। और संस्थापक आचार्य इसके जो होते हैं, संस्थापक आचार्य इसके होते हैं, संस्थापक आचार्य वो है नागार्जुन। संस्थापक आचार्य नागार्जुन होते हैं। और ये चित्रकार को देखा जाए, चित्रकार जिनके द्वारा इस शैली का विकास किया गया तो वो हैं धीमान एवं वितपाल। धीमान एवं वितपाल होते हैं। और इसी नाग शैली से ही बाद में पाल चित्रकला शैली का विकास होता है। तो प्रारंभ जो है इसी नाग शैली से, नाग शैली का विकास ही जो है पाल चित्रकला के रूप में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है पाल राजवंश को देखेंगे। तो पाल राजवंश को देखेंगे। और पाल राजवंश का जो समय है वो 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी। और इसमें सबसे पहले शासक आते हैं गोपाल पाल। पहले शासक आते हैं गोपाल पाल। और गोपाल पाल के द्वारा क्या किया जाता है? पाल वंश की स्थापना की जाती है। पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल के द्वारा होती है। और समय कहीं कहीं मिलता है 730 ईस्वी और कहीं कहीं मिलता है 750 ईस्वी। ये दोनों समय काल जो है भिन्न भिन्न पुस्तकों में मिलते हैं। तो इस तरह से जो है कला संबंधी कार्य इनके समय में, गोपाल पाल के समय में क्या होता है? कला संबंधी कार्य, इनके समय में कला संबंधी क्या कार्य होता है? ओदांतपुरी विश्वविद्यालय में, ओदांतपुरी विश्वविद्यालय में मठ की स्थापना करते हैं। मठ की स्थापना करते हैं। और दूसरे शासक को हम देखते हैं
धर्मपाल। हम सारे शासकों को नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट शासक हैं जिनके समय में पाल शैली का विकास हुआ है, हम उन्हीं शासकों को देखेंगे, क्योंकि इतिहास से संबंधित हम तथ्यों को नहीं देखेंगे। तो धर्मपाल जो है ये इन्हीं के समय में पोथी चित्रण की शुरुआत होती है। इनके समय में पोथी चित्रण की शुरुआत होती है। यह पाल शैली का संस्थापक भी है। यह पाल शैली का संस्थापक भी है। ये पाल शैली के संस्थापक भी हैं। और इनके समय में हम देखते हैं कला संबंधी कार्य। कला संबंधी कार्य इनके समय में हम देखते हैं। तो इनके समय में एक तो यह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ये है कहाँ करते हैं? ये बिहार के भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा होती है। दूसरा कार्य क्या इन्होंने किया है? दूसरा कला संबंधी कार्य सोमपुरी ओदांतपुरी विहार का निर्माण। सोमपुरी ओदांतपुरी बिहार का निर्माण इनके समय में हुआ है। और ये जो है ये ओदानपुरी सोमपुरी जो है ये कोलकाता या पश्चिम बंगाल कह लीजिए वारेंद्रल में है। वारेंद्रल पश्चिम बंगाल में। तो ये धर्मपाल है। धर्मपाल के समय में पोथी चित्रण की शुरुआत होती है। पाल शैली का संस्थापक भी है। इनके समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और यह स्थापना जो है बिहार के भागलपुर जिले में की जाती है। दूसरा सोमपुरी ओदांतपुरी बिहार का निर्माण इनके द्वारा होता है। वारेंद्र पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। अब हम लोग तीसरे शासक को देखते हैं। तीसरे शासक आते हैं देवपाल। देवपाल के समय में मुख्य कार्य क्या है? देवकाल के शासनकाल में पाल शैली का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। इनके समय में चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला, इन तीनों का विकास इनके समय में होता है। तीनों का विकास होता है। चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, तीनों का विकास इनके समय में होता है। और इनके समय में कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। कांस्य मूर्तियों का निर्माण होता है। और कला संबंधी कार्य यदि इनका देखा जाए, कला संबंधी कार्य इनके समय में क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम जो है ये नालंदा कुर्कीहार, सारनाथ में मूर्तिकला केंद्र स्थापित किया।
मूर्तिकला केंद्र स्थापित किया। तो इन्होंने जो है नालंदा, कुर्कीहार, सारनाथ में मूर्तिकला का केंद्र स्थापित किया। किसने? देवपाल ने स्थापित किया। और बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है, महाबोधि मंदिर का निर्माण देवपाल के समय में ही होता है। तो इनको देवपाल के बारे में देखिए, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन तीनों का विकास होता है। इनके समय में काष्ठ मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। कला संबंधी कार्य इनके समय में नालंदा, कुर्कीहार, सारनाथ में मूर्तिकला के केंद्र स्थापित किया इन्होंने। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण देवपाल के द्वारा किया जाता है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है, बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ मंदिर की संज्ञा इसको दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं चौथे शासक को, देखते हैं महीपाल का नाम आता है। महीपाल को देखते हैं। और महीपाल जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक या द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाता है। और महीपाल के समय में, इनके समय में पोथी चित्रण सर्वाधिक हुआ है। पोथी चित्रण सर्वाधिक हुआ। तो ये महीपाल पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाता है। इसके समय में पाल पोथियों का चित्रण सर्वाधिक होता है। उसको रख के दूसरा ले लीजिए, इसको रख के उसको। अब इसके समय में कला संबंधी कार्य देखते हैं। कला इसमें ज्यादा क्लियर संबंधी कार्य को देखते हैं। कला संबंधी कार्य इनके समय में देखा जाए तो हम सबसे पहले स्थापत्य को देख लेते हैं। स्थापत्य को देख लेते हैं। स्थापत्य में धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का स्तूप, मूलगंध कुटी स्तूप, स्तूप का निर्माण इनके समय में होता है। अगले शासक को हम देखते हैं। अगले शासक आते हैं विग्रहपाल। विग्रहपाल जो है अगले शासक आते हैं। इनको कहा जाता है कि ये अंतिम पाल शासक हैं। अंतिम पाल शासक इनको कहा जाता है। और इनके समय में जो है, इनके समय का एक प्रसिद्ध चित्र है भगवान बुद्ध कमल पर आसीन योग मुद्रा में। ये प्रसिद्ध चिन्ह है पाल शैली का, और ये विग्रहपाल के समय में बनता है।
इसके बाद हम लोग अब सीधे सीधे आएंगे, पाल शैली को देखेंगे। पाल शैली में किस तरह से उसका विकास होता है। तो पाल शैली में हम लोग देखेंगे समय, इसका पाल शैली का जो है समय जब देखेंगे तो ये जो है 750 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक ये पाल शैली का समय होता है। और इसमें पाल शैली का जो केंद्र है, केंद्र इसका बंगाल है, केंद्र इसका बंगाल है। और क्षेत्र विस्तार यदि देखा जाए, क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो ये बंगाल, बिहार, नेपाल, एक और केंद्र आता है। जैसे आपके भारत में बिहार को काट करके एक झारखंड जिला बनाया जाता है, और झारखंड बिहार का हिस्सा है, लेकिन अभी उसका निर्माण जल्दी किया गया है। 2000 ईस्वी में झारखंड का राज्य का निर्माण होता है। तो आने वाले समय में झारखंड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी बिहार क्षेत्र का हिस्सा रहा है। इस समय अलग राज्य है, झारखंड इसके अंतर्गत आ सकता है। अब बंगाल बिहार के करीब आपका एक राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा भी इसका केंद्र हो सकता है। और बिहार और झारखंड से उत्तर प्रदेश जुड़ा है, उत्तर प्रदेश नेपाल से भी जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो वर्तमान समय में ये बंगाल, बिहार, नेपाल, ये 3 केंद्र हैं जो प्रसिद्ध केंद्र हैं। इनके साथ झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखना होगा। अब यहां यदि हम धर्म की बात करें तो ये जो पाल शैली है, पाल शैली में किस धर्म का बोलबाला होता है, किस धर्म का जो है विकास होता है, और जो पोथियां चित्रित की गई है वो किस धर्म से हैं, तो वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म में जो है 2 शाखाएं होती हैं, एक महायान होता है, एक हीनयान होता है। तो ये बौद्ध धर्म की जो शैली है वो महायान शाखा के अंतर्गत इसका विकास होता है। अब इसके स्वरूप की चर्चा कर लें तो ये स्वरूप इसका कैसा है, इस शैली का स्वरूप कैसा है। तो इस शैली का स्वरूप जो है, इस शैली को लघु चित्रकला शैली भी कहा जाता है। तो एक स्वरूप में ये होता है लघु चित्रकला शैली। यहीं से चित्रकला शैली, लघु चित्रकला शैली की शुरुआत भी होती है। लघु चित्रकला शैली की शुरुआत कहां से होती है, पाल चित्रकला से लघु चित्रकला। इसी को लघु चित्रकला शैली को मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। लघु चित्रकला शैली को मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। इसी को पोथी चित्रण भी कहते हैं। यानी पोथी चित्रण की शुरुआत कहां से होती है, तो पाल चित्रकला से होती है। पोथी चित्रकला शैली भी इसको कहते हैं, या चित्रण शैली इसको कहते हैं। तो लघु चित्रकला शैली, मिनिएचर पेंटिंग, पोथी चित्रकला शैली, पुस्तक चित्रण भी इसको कहते हैं, इसको पुस्तक चित्रण भी कहते हैं, पुस्तक चित्रण भी इसको कहते हैं। और एक नाम और है पांडुलिपि चित्रण, पांडुलिपि चित्रण। तो इसका जो स्वरूप है लघु चित्रकला शैली है, मिनिएचर पेंटिंग है, पोथी चित्रकला शैली है, पुस्तक चित्रण है, पांडुलिपि चित्रण। ये इसके स्वरूप को भिन्न भिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग आएंगे सीधे पाल पोथियों की तरफ। पाल पोथी,
पाल पोथी। ये पाल पोथियां जो है जैन बौद्ध या लघु चित्रकला का उदाहरण है। ये पाल पोथियां जो है पाल पोथियां लघु चित्र कला का उदाहरण है। पाल पोथियां कैसे हैं? लघु चित्रकला के उदाहरण हैं जो ताड़पत्र या इसी को कहते हैं भोजपत्र या इसी को राजताल, ताड़पत्र, भोजपत्र, राजताल के भिन्न भिन्न नामों से ये जानी जाती है और इसी पर जो है पाल पोथियां चित्रित की गई हैं। बौद्ध चित्रकला का उदाहरण जो है ये पाल पोथियां लघु चित्रण के माध्यम से ताड़पन, भोजपन, राजताल पर जो है प्राप्त होती हैं और लगभग कुल 24 पोथियां जो है पोथियां चित्रित हुई थी। 24 पोथियां चित्रित हुई थी। यहां पर पाल शैली में कुल 24 पोथियां चित्रित हुई और वर्तमान में यदि देखा जाए वर्तमान में 5 पोथियां उपलब्ध हैं। 5 पोथियां उपलब्ध हैं। 5 पोथियां उपलब्ध हैं। अब हम इन 5 पोथियों को देख लेते हैं। पहली पोथी है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। पहली पोथी है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। इसको कहा जाता है कि ये पाल शैली में चित्रित पहली पोथी है। अब इसके रचनाकार देख लेते हैं कौन है इसके लेखक, जो इसके राइटर रहे हैं। इसके रचनाकार नागार्जुन है। यानी ये जो प्रज्ञा पारमिता शास्त्र है ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और इसमें ये जो है गोपाल पाल द्वितीय के समय में, गोपाल पाल द्वितीय के समय में विक्रमशिला महाविहार में लिखी गई। ये प्रज्ञा पारमिता शास्त्र जो है रचना नागार्जुन के द्वारा होती है और ये गोपाल वंश के शासक गोपाल पाल द्वितीय के समय विक्रमशिला महाविहार में ये पोथी लिखी गई और धर्मपाल के समय चित्रित हुई। धर्मपाल के समय चित्रित हुई और ये पाल शैली में चित्रित पोथियों में सबसे अधिक बार चित्रित हुई। सबसे अधिक बार ये चित्रित पोथी है। सबसे अधिक बार चित्रित ये पोथी है और इस पोथी को जो है विशेषता इसकी यही है कि ये पाल शैली में चित्रित ये पहली पोथी है। पाल शैली में चित्रित पहली पोथी है।
पाल शैली में चित्रित ये पहली पोथी है, या इसी को कह लीजिए प्रथम ताड़पत्रीय पोथी है। और ये प्रज्ञा पारमिता शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट पोथी है पाल शैली के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण दोनों के लिए। तो ये प्रज्ञा पारमिता बार बार ये पूछी जाने वाली पोथी है, और इस सभी परीक्षाओं में जो है कला के किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो ये पोथी आसानी से जो है मिल जाती है। अगली पोथी है साधनमाला। तो इसके बारे में विस्तार नहीं देखना है, केवल याद रहे कि ये साधनमाला भी एक पाल शैली में चित्रित पोथी है। तीसरी है पंचशिखा, चौथी है गंधव्यूह, और पांचवी है करणदेव गुहा। तो ये 5 पोथियां हैं जो पाल शैली में चित्रित हैं और वर्तमान में ये उपलब्ध हैं। और ये जो है, ये जो गंधव्यूह है, गंधव्यूह के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक चित्र जो है 126 चित्र इसमें पाए गए हैं, 126 चित्र पाए गए हैं। और रोरिक संग्रहालय कुल्लू में ये संग्रहित है। गंधव्यूह जो है इसमें 126 चित्र पाए गए हैं और रोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। अगर हम करणदेव गुहा के बारे में देखें तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में संग्रहित है। तो ये गंधव्यूह 126 चित्र इसमें प्राप्त होते हैं, रोरिक संग्रहालय कुल्लू में है। करणदेव गुहा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में संग्रहित है। कुछ अन्य पोथियां भी प्राप्त हुई हैं ये 5 के अलावा। हम उन पोथियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और ध्यान में उसे रखना है। इन 5 पोथियों के अलावा हो सकता है कि उसे पूछ लिया जाए। अन्य पोथी देख लेते हैं। अन्य पोथियों में एक आते हैं नाम महामयूरी का। महामयूरी नाम मिलता है। और महामयूरी जो है ये वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो ये भारत कला भवन वाराणसी में है। महामयूरी ग्रंथ जो है भारत कला भवन वाराणसी में है। एक है बोधचर्या वृत्त। ये बोधचर्या वृत्त जो है बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में ये स्थित है, संग्रहित है। तो ये बोधचर्या वृत्त जो है बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। एक पंचरक्षा नाम की पोथी है। इसका संग्रह जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में यह है। तो ये अन्य पोथियों में ध्यान रखना है। ये 3 पोथियां हैं, महामयूरी है,
भारत कला भवन वाराणसी में है। बोधचर्या वृत्त है बोस्टर संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। पंचरक्षा जो है ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में है। तो इन पोथियों को जो है 5 पोथियों के अलावा इन पोथियों को भी ध्यान में रखना होगा। अब आइए देखते हैं पोथियों के पन्ने। पोथियों के पन्ने देख लेते हैं। तो पोथियों के पन्ने, यहाँ पोथियों के जो पन्ने हैं, नालंदा विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला और भागलपुर से प्राप्त हुए हैं। भागलपुर से प्राप्त है। नालंदा विक्रमशिला भागलपुर से प्राप्त हैं, इसके पन्ने मिले हैं। और पन्ने का आकार देखा जाए, पन्ने का आकार तो ये 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 इंच के आकार में ये पन्ने पाए गए हैं। या इसी को कह लीजिए 22.25 2.25 के आकार में ये पन्ने पाए गए हैं। और जो चित्रों का आकार है, चित्र के आकार यानी इन पोथियों में जो चित्र बने हैं वो 22 गुणे 1 इंच के आकार में बने हैं। अब पोथियों के कवर को देख लेते हैं। पोथियों के कवर, तो ये कवर जो है पोथियों के कवर जो ये लकड़ी के पटरे होते हैं। कवर जो है लकड़ी के पटरे होते हैं। पटरी पर जो है जातक कथाओं, पटरे पर जातक कथाओं, जातक कथाओं, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी से संबंधित बने हैं, चित्र बने हैं। और इस पर जो है देवनागरी, इस पर देवनागरी नागरी लिपि में काले पृष्ठभूमि पर सफेद लिखाई की गई है। इस पर जो है देवनागरी लिपि में जो है काली पृष्ठभूमि है और काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखाई की गई है। और यदि चित्रकार को देखा जाए, इसके पहले भी हम लोग चित्रकारों को देखे थे, धीमान और वितपाल, लेकिन यहाँ 2-3 नाम और जुड़ जाएंगे। धीमान, वितपाल, जय, विजय और पराजय। जय, विजय, पराजय का नाम यहाँ मिलता है। धीमान, वितपाल, जय, विजय, पराजय। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 नाम यही है, धीमान और वितपाल, जिनके द्वारा जो है बौद्ध चित्रकला शैली पाल वंश के शासकों के समय में पल्लवित, पुष्पित, फली फूली बढ़ी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर रंग,
रंग, यदि पाल शैली के रंग को देखा जाए तो यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। इन खनिज रंगों में लाल रंग के लिए हिंगुल, महावर, सिंदूर रंग का प्रयोग हुआ। हिंगुल, महावर, सिंदूर रंग का प्रयोग हुआ है। नीले रंग के लिए नीला रंग, नील, या इसी को कहते या लाजवर्द, नील या लाजवर्द का प्रयोग नीले रंग के लिए हुआ है। पीला रंग, पीली मिट्टी और हरताल, पीली मिट्टी और हरताल से काला काजल से सफेद, खड़िया मिट्टी से, खड़िया मिट्टी या चूना पत्थर इसी को कह लीजिए। तो ये रंग के लिए खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। खनिज रंगों में लाल रंग, हिंगुल, महावर, सिंदूरी रंग है। नीले रंग के लिए नील, लाजवर्द का प्रयोग हुआ है। पीले रंग के पीली मिट्टी और हड़ताल का। काला रंग के लिए काजल का। सफेद रंग के लिए खड़िया मिट्टी और चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब इसके नामकरण को हम देख लेते हैं। नामकरण, भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके नामकरण भी किए हैं। नामकरण किए हैं। पूर्वी भाग, पूर्वी शैली, पूर्वी शैली या इसी को नाट शैली। चूंकि देश के, भारत के पूर्वी हिस्से में इस शैली का विकास होने के कारण इसे पूर्वी शैली और नाग शैली, जिसका उल्लेख लामा तारानाथ के द्वारा किया गया। लामा तारानाथ, तो लामा तारानाथ पूर्वी शैली किसने कहा? तो लामा तारानाथ कहा। या नाग शैली किसने कहा? तो भी लामा तारानाथ का नाम ही आएगा। बिहार या बंगाल शैली, तो बिहार और बंगाल शैली हेलन रूबिसो द्वारा कहा गया है। तो पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा? तो हेलन रूबिसो ने कहा। या बिहार शैली, बिहार के बाद बंगाल शैली, दोनों चूंकि इसका विकास ही बिहार और बंगाल में होता है, यही कारण है कि हेलन रूबिसो ने इसको बिहार या बंगाल शैली कहा है। अगला, पाल शैली किसने कहा? पाल शैली, तो पाल शैली नाम के पीछे जो है राय कृष्ण दास का नाम आता है। कृष्ण दास का नाम आता है। और यहां पर जो है, यदि इस संपूर्ण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण देख लें तो उत्कृष्ट उदाहरण जो है क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण जो चित्रों में देखा जाए तो एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो है बुद्ध योग मुद्रा में, बुद्ध योग मुद्रा में कमल परासीन, कमल परासीन वेरी इंपॉर्टेंट है। कमल पर आसीन, ये चित्र जो है इस शैली का चित्र है। अब हम लोग जो है इसके बाद पाल शैली की विशेषताओं को देख लेते हैं।
पाल शैली में जो चित्र बने हैं वो लघु चित्रकला के उदाहरण हैं, यानी मिनिएचर पेंटिंग के उदाहरण हैं। तो पाल पोथियां जो है ये ताड़पत्र पर चित्रित की गई हैं, और इसका कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कुछ किताबों में कि कपड़े पर भी चित्रण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यहाँ पर जो है सवा चश्म चेहरे सवा चश्म में बने हैं। सवा चश्म में चेहरे यहाँ बने हैं। चेहरे यहाँ पर जो है सवा चश्म में बने हैं। आंखें बड़ी परवल के समान बनी हैं। परवल के समान बनी है। नाक अनुपात से लंबी है। नाक अनुपात से लंबी है। और पाल शैली के चित्रों की सीमा रेखा की मोटाई सभी जगह एक समान मिलती है, और ऐसा लगता है कि रेखाओं की एक समान मोटाई के कारण जो है वो ब्रश के बजाय किसी निब या कलम का प्रयोग जो है किया गया है, जिससे चित्रों में कोमलता के बजाय कठोरता के दर्शन होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, कठोरता दिखाई पड़ती है। और ये शैली में जो आकृतियां हैं, आकृतियां चेहरे चपटे और हाथ चेहरे चपटे और हाथ पैर में अकड़ जकड़ है। चेहरे चपटे और हाथ पैर में अकड़ जकड़ की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो है नारियल के पेड़ एवं केले के पेड़ का चित्रण बहुलता से दिखाई पड़ते हैं। सीमा रेखा काले रंग से बनी है। और चित्रों में लयात्मकता की जगह कठोरता के दर्शन होते हैं। के दर्शन